हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पार्थ लॉ क्लासेस। मैं हर वीक एक एक स्टेट का एक सब्जेक्ट और एक चैप्टराइजेशन के वाइज मैं यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करूँगा। मैं ये पूरा मंथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक डिस्कस करने वाला हूँ। Every week I will be discussing a particular subject with particular chapter of a particular state. ठीक है, तो आज हम लोग मध्य प्रदेश में अब तक सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे जुडिशियरी एग्जाम में वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, L is sent to search for G's nephew. In the meantime, G by advertisement offers a reward of rupees 501 to anyone who finds his nephew. L traces the boy and subsequently, knowing about the reward, claims it. To the reward, L is option A entitled, option B not entitled, option C not entitled as the consideration is inadequate, and option D is not entitled as the offer was not communicated to him. यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। इसके लिए आप यू हैव टू रिफर केस लॉ लालमन वर्सेस गौरी दत्ता या फिर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी आप रिफर कर सकते हैं, जहां पे बताया जाता है कि ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड। ठीक है, उसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है। यहाँ पे एल ने जब एडवर्टीजमेंट दिया था तब वहां पे एल पर्सन मौजूद नहीं था। दैट इज वाई इट इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, वैलिड ऑफर क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है। और ये एमपी पीसीएसजे एग्जामिनेशन 1996 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, अ सूट फॉर मनी पेड एंड रिसीव्ड डज नॉट लाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। ऑप्शन ए, money paid money paid by plaintiff to the defendant which he seeks to recover. Option B, money paid by the plaintiff to a third party for the benefit of the defendant which the plaintiff seeks to recover. Option C, money received by the defendant from third parties in circumstances in which it will not be looked upon as a plaintiff's money which he seeks to recover. And option D, money received by the defendant from third parties in circumstances in which it will not be looked upon as a plaintiff's money which he seeks to recover. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, मनी पेड बाय द प्लेंटिफ टू अ थर्ड पार्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द डिफेंडेंट विच द प्लेंटिफ सीक्स टू रिकवर। अब प्लेंटिफ ही खुद पैसे दे रहा है खुद के बेनिफिट के लिए, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ये एमपी पीसीएस जे एग्जामिनेशन 1996 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रॉमिस इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। प्रॉमिस के दो ही इंग्रेडिएंट्स है टू फुलफिल अ प्रॉमिस, दैट इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। ये एमपी पीसीएस जे एग्जामिनेशन 2001 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने ये चीज को डिस्कस किया था। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, ऑप्शन ए बिकम्स अ प्रॉमिस, ऑप्शन बी बिकम्स एन एग्रीमेंट, ऑप्शन सी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन डी बिकम्स अ कंसिडरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बिकम्स अ प्रॉमिस। इसके लिए आप सेक्शन 2 सब क्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिफर कर सकते हैं। ये एमपी पीसीएस जे एग्जामिनेशन 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, ऑप्शन बी, कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ऑप्शन सी, कंसिडरेशन कैन ओनली बी प्रेजेंट, एंड ऑप्शन डी, कंसिडरेशन कैन ओनली बी फ्यूचर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, कुछ वैल्यू है जिस जो आपको मिल रहा है। अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
consideration can be past, it can be in present or it can be in future. अब फॉर एग्जाम्पल आज मैं एक फोन आपको 20,000 रुपए में बेचना चाह रहा हूं, तो ये प्रेजेंट का कंसिडरेशन है, अभी एग्जिस्टेंस में है, प्रेजेंट चल रहा है। अब सपोज हम दोनों के बीच तय हुआ है कि मैं फ्यूचर में आपको ये फोन 20,000 में सेल करूंगा, तो यहाँ पे कंसिडरेशन फ्यूचर की, अभी मैंने आपको ऑफर नहीं किया है, जस्ट अभी प्रेजेंट में ये नहीं चल रहा है, मैं फ्यूचर में डिसाइड कर रहा हूं कि मैं आपको बेचूंगा। या फिर सपोज मैंने अभी आपको फोन दे दिया और पैसे आपको बोल रहा हूँ कि आप 2 दिन के बाद मुझे इसके पैसे दे देना, तो अभी कंसिडरेशन पास्ट में आपको मिल चुका है जिसकी पेमेंट आप मुझे फ्यूचर में देंगे। सो द कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, इट कैन बी इन प्रेजेंट और इट कैन बी इन फ्यूचर। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, ठीक है, वहां पे खाना खाने के बाद आपको बिल पे करने के लिए बोलते हैं, तो ये जो कंसिडरेशन था वो पास्ट में हो चुका है, आपने खाना खा लिया है, उसके बाद आप उसका पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एमपी सिविल जज जूनियर डिवीजन 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडर इज ऑप्शन ए एन ऑफर, ऑप्शन बी एन इनविटेशन टू ऑफर, option C a counter offer, and option D a promise. So the correct answer is option B an invitation to offer. टेंडर जो है वो इनविटेशन टू ऑफर है, अभी ऑफर कर नहीं रहा है, यहाँ पे हाईएस्ट बिडर को, मतलब जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको टेंडर पास कर दिया जाएगा, अभी वो खुद ऑफर नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन एमपी सिविल जज जूनियर डिवीजन 2006 में पूछा गया था। Next question, question number 7. The agreement which is not enforceably legally is called, जो legally enforceable नहीं है उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए voidable, ऑप्शन बी void, ऑप्शन सी illegal एंड ऑप्शन डी voidable contract। ये सारी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? void contract। इसके लिए आप सेक्शन 2 सब क्लॉज जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिफर कर सकते हैं, वहां पे बताया गया है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज एनफोर्सेबिलिटी, और वो कैसा होना चाहिए? लीगल एनफोर्सेबिलिटी। जहां पे लीगल एनफोर्सेबिलिटी नहीं है वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. A agrees to sell a horse worth rupees 1,000 for rupees 10. A's consent to the agreement was freely given. The agreement is option A voidable, option B void, option C contract and option D illegal. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? क्योंकि देखो पहले तो उसने, ऐसा नहीं है कि 1,000 का उसका वैल्यू है तो वो 10 में नहीं बेच सकता। आज आपका फोन आपने 20,000 में लिया है, आप किसी को 10,000 में बेचो या 8,000 में या 2,000 में, वो गलत नहीं हो जाएगा, इट विल नॉट बी इलीगल इन नेचर। और कब वो गलत नहीं होगा? जब आपने यहाँ पे कंसेंट फ्रीली दिया हुआ है, मतलब आप खुशी से वो चीज देना चाह रहे हो उतने प्राइस में, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्वेश्चन एमपी जुडिशियल सर्विस 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑप्शन ए प्रपोजल, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी कंसिडरेशन एंड ऑप्शन डी इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कॉन्ट्रैक्ट के जो जो एसेंशियल्स है उसमें प्रपोजल भी आता है, एक्सेप्टेंस भी आता है, कंसिडरेशन भी आता है, बट कहीं पे इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ कंसिडरेशन बट ये स्पेसिफिकली कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। ये क्वेश्चन एमपी जुडिशियल सर्विस 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. All illegal contracts are void, but all void contracts are not. Option A legal, option B illegal, option C enforceable, and option D voidable. So here the correct option is B illegal. Or illegal contracts are void, but all void contracts are not illegal. इसका मतलब क्या है कि सारे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ठीक है, वो वॉइड हो सकते हैं, मतलब जो पहले से ही गलत है वो गलत ही है, बट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो वॉइड है बट गलत नहीं है, इलीगल नहीं है। कैसे?
आज सपोज मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है आपके साथ, ठीक है, कि 4 दिन के बाद मैं आपके पेट स्टोर से एक पर्टिकुलर पेट, सपोज एक डॉग है, ठीक है, वो मैं परचेज करना चाह रहा हूँ। अब दूसरे ही दिन वो डॉग की नेचुरल डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। देखो, पेट्स का, डॉग्स का सेलिंग एंड बाइंग गलत नहीं है, इट इज नॉट इलीगल इन नेचर, इट इज लीगल, हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। बट अब उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए वो कन्वर्ट हो चुका है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। सो ऑल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इलीगल। ये एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A promises to maintain B's child. B promises to pay A rupees 1000 yearly for the purpose. The consideration is option A lawful, option B unlawful, option C no consideration, and option D none of this. So here the answer is A lawful. यहाँ पे consideration दोनों के पार्ट का lawful है। कैसे? यहाँ पे ए प्रॉमिस कर रहा है बी के चाइल्ड को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, संभाल के रखने के लिए। नैनीज है, ठीक है, डे के सेंटर्स है, वो क्या करते हैं, चाइल्ड को मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे वो मेंटेनेंस के बदले बी ए को कितना पेमेंट कर रहे हैं, 1000 रुपीज। तो यहाँ पे दोनों के पार्ट का कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल है, लीगल है। और ये एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2007 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A proposes by a letter to sell his house to B for certain price. Communication of his proposal is complete when option A dispatches the letter, option B, A has completed writing the letter, option option C, B gets information about posting of letter, and option D, B receives the letter. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बी रिसीव्स द लेटर। ये आपको सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है, कोई स्पेसिफिक पर्सन का यहाँ पे मेंशन नहीं था। सपोज क्वेश्चन होता कम्युनिकेशन ऑफ हिज प्रपोजल इज कंप्लीट ऑन द पार्ट ऑफ ए के पार्ट का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता, जब उसने डिस्पैच कर दिया लेटर, मतलब चिट्ठी को पोस्ट में डाल दिया। बट पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होगा, जब बी के पास वो चिट्ठी पहुंचेगी। मैं आपको आज कुछ ऑफर कर रहा हूं, आप तक कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, जब आपने वो ऑफर पूरा सुन लिया है। जब आप सुन ही नहीं पा रहे हो तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। आज मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको कोई मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, बट आपने जब तक सीन नहीं किया, मतलब पढ़ नहीं लिया, तब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है। ये क्वेश्चन एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2009 में पूछा गया था। नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13। टेंडर इज, अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एन ऑफर, ऑप्शन बी एन इन्विटेशन टू ऑफर, ऑप्शन सी अ काउंटर ऑफर, एंड ऑप्शन डी अ प्रॉमिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जाम 2010 में पूछा गया था। Next question, question number 14. Which is the terminology used to describe a situation when two parties make identical offers to each other in ignorance of each other's offer? Option A offer, option B cross offer, option C counter offer, and option D conditional offer. So the correct answer is cross offer, option number B. अब क्रॉस ऑफर क्या होता है, मैंने एक इसके प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि जब दो पार्टीज सेम ऑफर एक दूसरे को कर रहे हैं, बट दूसरे का ऑफर किसी ने सुना ही नहीं, एक्सेप्टेंस ही नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाता है, क्रॉस ऑफर। मतलब आज मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि मैं अपना फोन आपको 20,000 रुपए में दूंगा, और आप क्या बोल रहे हैं कि मैं आपका फोन 20,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। हम दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल ऑफर, एक ही चीज है, विथ इच अदर, दो सेम पार्टीज है, बट यहाँ पे कोई एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, दोनों अपनी ही बात कर रहे हैं, तो ये ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये क्रॉस ऑफर है। ये एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2010 में बताया गया था, पूछा गया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15। इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट अमॉन्ग द थ्री एसेंशियल्स, ऑप्शन ए
damages, option B consideration, option C offer and option D acceptance. तो कॉन्ट्रैक्ट के जब आप एसेंशियल्स पढ़ेंगे तो वहां पे कंसिडरेशन है, वहां पे ऑफर भी है, वहां पे एक्सेप्टेंस भी है, बट कहीं पे भी डैमेजेस मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ये एमपी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16, A sent his servant B to trace his lost nephew. When the servant had left, A announced a reward of rupees 501 to anyone who traces the boy. B found the boy and brought him home. Then he came to know about the reward. Under the Indian Contract Act, can he claim the reward? Option A, yes, because the offer is open for all. Option B, yes, after knowing the offer, he could accept it. Option C, no, because he did not know about the offer when he found the missing boy. And option D, no, because he is the servant of A. तो अगेन ये रिपीटिव क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल अलग अलग जगह पे पूछा जा रहा है बट क्वेश्चन सेम ही है। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, नो। क्यों? उसके लिए आप केस लॉ रिफर कर सकते हैं, लालमन वर्सेस गौरी दत्ता, या फिर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी रिफर कर सकते हैं। ये एमपी प्री जुडिशियल सर्विस क्लास 2 एग्जामिनेशन 2013 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। Next question, question number 17. Under Indian Contract Act, publication of notice inviting tender is option A, a proposal, option B, notice inviting proposal, option C, a promise and option D, agreement. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नोटिस इनवाइटिंग प्रपोजल। टेंडर हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया हुआ है कि टेंडर इनविटेशन टू ऑफर है, तो यहाँ पे प्रपोजल भी जो है ऑफर इज इक्वल टू प्रपोजल, सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, ठीक है। तो यहाँ पे इनवाइट आप प्रपोजल कर रहे हो, डायरेक्ट प्रपोजल नहीं कर रहे हो। ये एमपी प्री जुडिशियल सर्विस क्लास 2 एग्जामिनेशन 2013 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is option A, an illegal agreement, option B, a void agreement, option C, a valid agreement, and option D, a voidable contract. तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, a voidable contract. For this you can refer section 2 subclause I of Indian Contract Act. यहाँ पे देखिए, जब एक पार्टी के पास ऑप्शन हो कि उसको एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है, तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। जहां दोनों पार्टीज के पास राइट्स है, ठीक है, तो वो वॉइड ही हो जाएगा, और दोनों पार्टीज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक पार्टी के पास ऑप्शन है, सिर्फ एक पार्टी के पास, या फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली कन्वर्ट हो जाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। ये एमपी सिविल जज जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ऑप्शन ए प्रॉमिस, ऑप्शन बी एग्रीमेंट, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट, या ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। अगेन रिपीटिव क्वेश्चन है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तब वो जाके बन जाता है प्रॉमिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसके लिए आप सेक्शन 2 सबक्लॉज बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी रिफर कर सकते हैं। ये एमपी सिविल जज जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, goods displayed in a shop window with a price label will amount to option A, an offer, option B, an acceptance, option C, an invitation to offer, and option D, counter offer. तो याद रखिएगा कि जब भी कोई सामान को डिस्प्ले किया जाता है कोई भी शॉप में, ठीक है, आप केक के शॉप में जा रहे हो, वहां पे केक आपको डिस्प्ले में दिख रहा है और वहां पे प्राइस लेबल भी है, प्राइस लेबल भी है, टैग लगा हुआ है कि कितने का ये केक है, तो वो हमेशा ऑप्शन सी इनविटेशन टू ऑफर है, आपको इनवाइट कर रहा है, आप ऑफर कर रहे हो कि मैं ये चीज खरीदना चाह रहा हूं।
वो मना भी कर सकता है बेचने के लिए, बट अभी वो क्या करे, डिस्प्ले में रख के इनविटेशन दे रहा है आपको। ये एमपी सिविल जज प्री एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Indian Contract Act, goods displayed in showcase of a shop with price tag is, again repetitive question है। ऑप्शन ए invitation to offer, ऑप्शन बी counter offer, ऑप्शन सी communication एंड ऑप्शन डी none of this। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, invitation to offer। ये एमपी सिविल जज क्लास 2 एंट्री लेवल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। Question number 21. The communication of an acceptance is complete as against the acceptor. Option A, as soon as acceptance is made by the acceptor. Option B, when it is put in the course of transmission to the proposer. Option C, when it comes to the knowledge of the proposer. And option D, none of this. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी, when it comes to the knowledge of the proposer। इसके लिए अगेन सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आप रिफर कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट कब हुआ है, जब उसको पता चला, उसके नॉलेज में आया कि ये ऑफर या ये एक्सेप्ट हो चुका है, सामने वाले को बताना भी है ना कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, तब जाके वो पूरा कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर से रिसीवर जाएगा, रिसीवर से वापस सेंडर के पास आएगा, तब जाके पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये एमपी जुडिशियल सर्विस प्री एग्जामिनेशन 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। विद दिस हमने मध्य प्रदेश का, ठीक है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक अब तक जितनी भी बार जुडिशरी सर्विस में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे यहाँ पे कवर कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग नेक्स्ट डेट के साथ जो सेक्शन 1 टू सेक्शन 9 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।